हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में गाइस आपने कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाना सीखा था लास्ट पाइथन लेक्चर सीरीज में। किस तरीके से हम यूजर द्वारा फंक्शंस बना सकते हैं, क्यों बनाते हैं हम यूजर के द्वारा फंक्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया था यदि आपको सेम काम बार बार रिपीट करना हो, जैसे कि आपको सपोज कोई भी 2 नंबर का 2 बार एडिशन करना है तो 2 तरीके हैं। या तो आप ये पूरी लाइंस जो आपकी कोडिंग है एडिशन करने की, इसको 2 बार लिखो। मान लो आपको 5 बार ऐड करना है तो 5 बार लिखो, 10 बार ऐड करना है तो 10 बार लिखो। पर ऐसी प्रोसेस में प्रोग्राम तो हमारा बहुत लेंथी होना है और एक अनप्रोफेशनल लुक देगा। बट यूजर डिफाइंड फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि आप अपना इस तरीके से एक बार मॉडल बना के रख दो। उसके बाद अब आपको जितनी बार भी एडिशन करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड फंक्शन को कॉल कर लो। यानी जो आपने डीएफ के बाद लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को आप यहाँ पे लिख दो। आपको सपोज 2 बार एडिशन करना है तो यहाँ पे 2 बार लिख दो ये ऐड फंक्शन। आपको 3 बार करना है तो 3 बार लिख दो। 10 ब्रैकेट्स आएगा, 10 बार करना है 10 बार, 50 बार करना है तो 50 बार। तो ये काम काफी इजी हो जाता है। तो जरूरी नहीं एडिशन का फंक्शन, इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं। तो आप उनको बनाकर देखिएगा। हम गाइस उसके आगे चलते हैं। आपने देखिए यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन देखी थी, उसमें आपने क्या देखा, आपने इस फंक्शन को यदि हम रन करते हैं, मैंने सेव किया है ऑलरेडी, मेरा func2.py नाम से बनी हुई है फाइल। यदि आपकी फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो प्लीज फाइल पे जाके सेव एज पे जाइएगा और अपनी फाइल को कुछ भी नेम दीजिएगा, जो भी आपकी मर्जी हो। .py का एक्सटेंशन जरूर लगाइएगा, सेव कर दीजिएगा। मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो जब मैं रन कर रही हूँ तो देखिए मुझसे बाकायदा पूछा जा रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर का। सपोज मैंने 2 और 3 दे दिया, 5 आंसर आ गया। सेकंड टाइम फिर मांगा तो 1 और 4 दे दिया। थर्ड टाइम फिर मांगा तो सपोज मैंने 7 और 6 दे दिया। ओके, 7 और 7 दे दिया, इट्स ओके। तो मुझे 14 आंसर मिले। अब ये 4th टाइम में से नहीं मांग रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, 3 ही बार यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए एक खासियत कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एंटर फर्स्ट नंबर रन टाइम पे नंबर ले रहे हैं यूजर से और अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है रन का। लेकिन एक और तरीका हमने थोड़ा सा सीखा था जो कि सिंपल था। वैसे तो आपको प्रोग्राम इसी तरीके से बनाना है कि यूजर से नंबर एंटर कराना है, बट एक सिंपल तरीका और था प्रोग्राम का जो मैं स्टार्टिंग में सीखा था। क्या था वो सिंपल तरीका? यानी सिंपल तरीका था जिसमें हम यूजर से इनपुट नहीं कराते थे। यानी हम रन टाइम पे यूजर से इनपुट नहीं करा रहे हैं। हम सपोज यहाँ पे स्वयं ही 2 नंबर दे देते हैं, 4 और b सपोज मैंने दे दिया 5। यहाँ पे फंक्शन में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, ठीक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल देते हैं। जैसे आप अभी तक कोई नॉर्मल प्रोग्राम देखते आए हो, आपने जैसे सपोज हम देते हैं a = 2 और सपोज हम देते हैं b = 10 फॉर एग्जाम्पल, और हम यहाँ पे बोलते हैं c = a + b और प्रिंट करवा देते हैं c की वैल्यू। ओके, जनरली आपने यही सब देखा है। अब यदि मैं इस फाइल को सेव करती हूँ, इसका नाम में हम एग्जांपल लेके चले ना, तो ex दे देती हूँ। ठीक है, ex.py दे देती हूँ, इसका नाम वो सेव कर देती हूँ और रन कराते तो बड़ी आसानी से रन हो रहा है। 12 आंसर भी मिल रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो देखने वाली बात वो क्या है कि आपने जैसे जैसे नंबर दिया, आपने अभी तक देखा पाइथन कंपाइलर क्या करता है, टॉप टू बॉटम वर्क करता है। ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले a = 2 लिखा है तो पाइथन कंपाइलर अपने मेमोरी लोकेशन में, तो पाइथन कंपाइलर कंप्यूटर की मेमोरी में एक a नाम का मेमोरी लोकेशन बनाएगा और उसके अंदर 2 का साइन कर देगा। ठीक है, ये सब चीजें आप जानते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद अगली लाइन पे आएगा तो b का मेमोरी लोकेशन बनाएगा और 10 असाइन कर देगा b में। ठीक है, फिर अगली लाइन पे आता है तो आप जानती हो पहले राइट हैंड साइड की चीज कैलकुलेट होती है इक्वल के, यानी इक्वल के जो राइट हैंड साइड होता है वो कैलकुलेट होता है। तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट हुई, इट मीन्स 12, और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जाके वैल्यू असाइन होगी तो c के अंदर 12 चली गई और c की वैल्यू प्रिंट होगी बड़ी आसानी से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पाइथन कंपाइलर है वो अप टू डाउन चल रहा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे चल रहा है। ठीक है, अब हम इस अपने प्रोग्राम को हटाते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। अब आप कहेंगे कि
मैडम पहले तो फंक्शन बना, फिर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, a c इक्वल टू a प्लस बी और c की वैल्यू प्रिंट हो गई। फाइन, आपको देखने में ऐसे ही लग रहा है क्योंकि आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो पाइथन कंपाइलर है वो टॉप टू बॉटम चलता है। यदि आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस की बात करते हैं तो पाइथन कंपाइलर का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो टॉप टू बॉटम चले। यूजर डिफाइंड फंक्शन के दौरान जो आपका पाइथन कंपाइलर है वो डाटा को पढ़ना टॉप से शुरू नहीं करता है, वो डाटा को पढ़ना शुरू करता है फंक्शन के बाहर से। अब देखिए ये जो आपका फंक्शन है पूरा ऐड फंक्शन है, उसका एक स्कोप यहाँ तक है प्रिंट सी तक। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा इंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ना। इस फंक्शन के आगे जो भी इंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ये पूरा के पूरा फंक्शन का एरिया है, ऐड फंक्शन का एरिया है। तो आपका पाइथन कंपाइलर इस पूरे एरिया पे जंप नहीं करेगा, ठीक है। पाइथन कंपाइलर जंप करता है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाद जो भी आपने डाटा लिखा है उस पे, ठीक है। यानी आपका पाइथन कंपाइलर डायरेक्ट जंप करता है यहाँ पे ऐड पर। फिर क्या होता है, पाइथन कंपाइलर सपोज यहाँ पे जंप किया ऐड पर, ऐड पे जंप किया तो ये जो चीज है कि हमने भाई लिखा है ऐड और उसके आगे ब्रैकेट्स लगा दिए, पाइथन कंपाइलर ये समझ गया कि मुझे ऐड नाम के फंक्शन पे जंप करना है। तो अब वो क्या करेगा, ऐड नाम के फंक्शन पे जंप करके जाएगा। अब आपका पाइथन कंपाइलर यहाँ पर आएगा और उस फंक्शन को रीड करेगा। क्लियर? यूजर डिफाइंड फंक्शन के दौरान आपका पाइथन कंपाइलर कभी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन पे सबसे पहले जंप नहीं करता है। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के स्कोप के बाहर जो भी लिखा होता है तो जंप करता है। तो यहाँ पे जंप नहीं करेगा, वो यहाँ पे ऐड पे जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पे जंप करने के बाद वो समझ जाएगा कि ऐड फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। जब भी जो भी फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करते हो ना उस नाम से जब भी आप इस तरीके से लिख देते हो तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो पाइथन कंपाइलर समझ गया कि मुझे ऐड फंक्शन के ऊपर जंप करना है। अब ऐड फंक्शन के ऊपर पाइथन कंपाइलर जंप करेगा और यहाँ पे ये वैल्यू रीड करेगा और इसका आंसर दे देगा। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। सपोज अब आपने यहाँ पे ये ऐड फंक्शंस लिखे ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, देख लेते हैं। हम सेव करते हैं अपना प्रोग्राम और रन कर देते हैं। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि पाइथन कंपाइलर यहाँ पे जंप ही नहीं करेगा। समझ में आया? यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर स्टार्टिंग में जंप नहीं करता, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन पे तभी जंप करता है जब आप उसको कॉल करते हो, और कॉल करने के लिए आपको सेम फंक्शन का नेम लिखना होता है, ठीक है। तो जब आपने ऐड फंक्शन लिखा है यहाँ पे इस तरीके से लिखा है तब जाके वो इस फंक्शन पे कॉल करेगा और इसके अंदर लिखे हुए डाटा पे वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो आपने इस फंक्शन के अंदर भले इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी वर्क किया हो, वो फंक्शन का वो चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर को पता चलता है कि ऐड नाम का फंक्शन यूजर ने बनाया है और उसके अंदर मुझे ये काम करना है, लेकिन कब करेगा वो ये सारे काम परफॉर्म, जब उसको कॉल किया जाएगा। तो ऐड फंक्शन जब कॉल किया जाता है तब वो यहाँ पे जंप कर रहा है, यहाँ पे जंप करने के बाद वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की जो कॉलिंग मेथड है वो आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। अब क्या होगा इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में ये होगा, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन किया, देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, जब यूजर से नंबर लेना ही नहीं है, यानी मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामर ने या जो भी प्रोग्रामिंग करा उसने पहले से नंबर दे दिया है, तो सीधी सी बात है जब पहले से नंबर दे रखे हैं तो ऑटोमेटिक ये जो ऐड फंक्शन है वो कॉल हो गया और ऑटोमेटिक उसने A=4 B5 C=A + B कर दिया, यानी 4 और 5 को जोड़ दिया और C की वैल्यू प्रिंट करा दी। और ये काम उसने क्या किया, तीन बार करा, क्योंकि आपने 3 बार उससे बोला है। ये जो बेसिक है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो 3 बार फंक्शन कॉल किया, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम, जैसे जितनी बार भी आप कॉल जैसे आपने फर्स्ट टाइम ऐड कॉल किया तो बेसिकली आपका पाइथन कर्सर यहाँ से जंप कर जाता है यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसके बाद इसके इंडेंट फॉर्म में जंप कर जाता है। अब यहाँ पे उसे मिल गया A=4। यहाँ पे इसने कुछ नहीं बोला कि भाई यूजर से तुम नंबर ले लो या डाटा ले लो, कुछ भी नहीं बोला। इसने बोला A के अंदर 4 वैल्यू को स्टोर कर दो। उसने A के अंदर 4 वैल्यू को स्टोर कर दिया, फिर उसने B के अंदर 5 वैल्यू को स्टोर कर दिया, 4 और 5 को यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद C के अंदर स्टोर कर दिया और C की वैल्यू प्रिंट करा दी। बस काम खत्म। अब वो क्या करेगा,
पाइथन कंपाइलर यहाँ से आया था, बेसिकली यहाँ पे जब जंप करा था, कहाँ से करा था, यहाँ से करा था, तब पाइथन कंपाइलर अपना काम करने के बाद यहाँ से वो गया था, वहां नहीं आता, उसकी नेक्स्ट लाइन पर आता है, तो उसकी नेक्स्ट लाइन पे फिर से उसे ऐड मिल गया तो वापस गया और सेम रिपीटेशन उसने फिर से कर दिया। अब अभी आपको बताया कि जब काम पूरा हो जाता है फंक्शन का, तो पाइथन यहाँ से जंप करता है, पहले इसके जस्ट पहले वहां उस लाइन पर दोबारा नहीं आता, उसकी नेक्स्ट लाइन पर जाता है, तो नेक्स्ट लाइन पर गया और नेक्स्ट लाइन पर जंप करके सेम काम उसने रिपीट कर दिया। तो हर बार वैल्यू सेम है तो आंसर तो सेम आना ही आना है। अब क्या हम करें कि हम यूजर कोई नंबर यहीं पर दे दे, उसको रन टाइम पे ना देना पड़े, यहीं दे दे, लेकिन नंबर कुछ उसकी पसंद के हो। उसके लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब आप नाम से समझ गए कि वैल्यू को कॉल करना, ठीक है। अब वैल्यू कॉलिंग कैसे होती है ये सीख लेते हैं। जब आप वैल्यू कॉल कर रहे थे, तब जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिए हुए थे, इक्वल्स टू शायद 4 और 5 दिए हुए थे, अभी तो मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ, सपोज मैंने कोई भी नंबर दिया। जब कॉल बाय वैल्यू का हम यूज कर रहे हैं, तब हमको यहाँ पे नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, ओके। अब आपको ये नंबर कहाँ देना है, आप चाहते हैं आपका एडिशन जो है 3 बार हो, आप चाहते हैं आपका एडिशन 3 बार हो और तीनों बार अलग अलग नंबर से हो, और वो तीनों बार जो नंबर हैं वो रन टाइम से नहीं, डायरेक्ट यूजर अपनी ये प्रोग्राम में दे दे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए अपने फंक्शन के बाहर, यानी फंक्शन के बाहर कैसे आओगे, अनइंटेंट फॉर्म में, ओके। देखिए मैंने बैक स्पेस दबा दिया है, मेरा कर्सर जो था वो यहाँ पर था, है ना, प्रिंट में पी के जस्ट नीचे, तो मैंने इसको बैक स्पेस से पीछे कर दिया, मेरी ऑनलाइन से चली गई यहाँ। तो आपने जो नंबर यहाँ पे a=4 एंड b=5 यहाँ दिया था, उन नंबरों को आप क्या करो, यहाँ पर दे दो, a=4 देन b=5, ओके। अब ये दो नंबर जो है वो कहाँ पर आएंगे, देखिए अब ये जो दो नंबर है a=4 और b=5, मैं चाहती हूँ जब पहली बार मेरा जोड़ हो, पहली बार एडिशन हो, तो 4 और 5 का हो जाए, तो मैंने 4 और 5 यहाँ पे इस तरीके से दे दिए। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देख लेना, जब भी आप कॉल बाय वैल्यू का यूज कर रहे हो, तो आपको एक तो वैल्यू को इस तरीके से फंक्शन के बाहर आके डिफाइन करना है, उसके बाद फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपको मेमोरी लोकेशन के नाम देने हैं, जिन डाटा को आपको जोड़ना है। आपको जोड़ना है ए और बी। इज इट क्लियर? ओके। अब आप फर्स्ट टाइम तो चाहते हैं कि 4 और 5 जुड़ जाए, अब सेकंड टाइम आप चाहते हैं कि 2 और 3 जुड़ जाए सपोज, तो आप सेकंड टाइम के लिए फिर से एंटर कीजिए, यहाँ पे a=2 यहाँ पे दे दीजिए सपोज 8 और b=2 यहाँ पे दे दीजिए 2, ठीक है। सेम काम, जैसा काम आपने यहाँ करा है वही काम आपको यहाँ करना है। दूसरी बार आपने फिर डिफाइन कर दिया, अब आप चाहते हो कि दूसरी बार मेरा 8 और 2 जुड़ जाए, तो आप दूसरी बार का जो फंक्शन है ना, अब आप समझते हो ना कि यहाँ से फंक्शन कहाँ जंप करता है, यहाँ पे फंक्शन जंप करता है, ठीक है। तो दूसरी बार आप इसको क्या कर दो, नंबर बता दो कि तुमको a और b की वैल्यू लेकर जानी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब a और b की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है, तो ये a और b की वैल्यू कहाँ पर वर्क कर रही है, a इस वाले फंक्शन के साथ, ठीक है। और जब आपने नेक्स्ट टाइम दी है, तो नेक्स्ट टाइम किसके साथ वर्क कर रही है, नेक्स्ट फंक्शन के साथ। अब सेम काम करिए, थर्ड टाइम भी डिफाइन कर दीजिए 3 और b=2 दे दीजिए सपोज यहाँ पे कौन सा नंबर दूं, 5 दे देते हैं, ठीक है। और सिमिलर काम आप यहाँ पर भी कर दीजिए, क्लियर। देखिए जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो ये आपके 4 और 5 नंबर को लेकर यहाँ पर आएगा ऐड पर। जब आपका नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा, तो ये आपके 8 और 2 जो आपने यहाँ डिफाइन करे, इनको लेकर यहाँ पर आएगा। थर्ड टाइम जब फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे आपने जो 3 और 5 ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनको लेकर वो यहाँ पर आएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले जस्ट जो आपने अभी फंक्शन देखा था कॉल वाला, उसमें आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई थी, यहाँ नहीं दी हुई थी, तो यहाँ भी वैल्यू नहीं थी इसके अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू खुद पहुंचाते हैं, यानी जो वैल्यू है उसका मेमोरी लोकेशन लिखते हैं, यदि यहाँ लिखते हैं,
तो आपको सेम चीज आपको यहाँ भी लिखनी होगी। तो ऐड मेमोरी लोकेशन के अंदर आप ए स्पेस बी लिख दीजिए। ओके, पहले हम फंक्शन को रन करके देखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से डीप में और समझ लेते हैं। तो इसके साथ सेव किया, F5 के साथ ऐसे रन किया है। यहाँ पे देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, 9, 10, 8। ये 9 आंसर किसका है, देखिए 9 आंसर है आपका। 4 और 5 कितना होता है, 9। ठीक है, 9 आंसर आ गया। सेकेंड टाइम आपने 8 और 2 भेजा था, तो देखिए यहाँ पे 10 आंसर आ गया। और थर्ड टाइम आपने 3 और 5 देखा था, भेजा था, तो यहाँ पे देखिए 8 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपको चीज समझ में आई, ये आप हमारा कहला रहा है कॉल बाय वैल्यू, यानी आप फंक्शन को वैल्यू के द्वारा कॉल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं डीप में थोड़ा सा। देखिए जब आप यहाँ पे 4 और 5 देते हो, इसका मतलब ए मेमोरी लोकेशन में 4 स्टोर है और बी मेमोरी लोकेशन में 5 स्टोर है। अब आप पाइथन से कह रहे हो कि तुम ऐड फंक्शन में जाओ और किसको लेके जाओ, जो ए और बी के अंदर वैल्यूज डिफाइन है ना, तुम उनको ले जाओ। तो वो 4 और 5 को लेकर यहाँ पर आता है और रिस्पेक्टेड, यानी यहाँ से ए के अंदर 4 था, बी के अंदर 5 था, तो प्रॉपर तरीके से पाइथन यहाँ पर आता है ऐड फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद ए के अंदर स्टोर कर देता है 4 और बी के अंदर स्टोर कर देता है 5, और फिर उसके बाद 4 और 5 को जोड़ता है और फिर सी के अंदर यानी 9 आंसर वो प्रिंट करवा देता है, जैसा कि आपने अभी देख लिया। सबसे पहले 9 आंसर प्रिंट हो गया। ओके, फिर मैंने क्या बताया था, जब फंक्शन एक बार कॉल हो जाता है, अपना पूरा वर्क कर लेता है, तो वर्क करने के बाद वो वापस अपने प्रोग्राम पर आता है। लेकिन कहाँ आएगा, यहाँ से इसके पहले वो जंप करके गया था, यानी जो भी फंक्शन इसने इसके पहले वर्क किया था उसके अगले फंक्शन पे, यानी या फिर कह लीजिए उसकी अगली लाइन पे जंप करता है। ठीक है, जो भी है मतलब उस फंक्शन के बाद यहाँ से उसने जंप किया था, यहाँ से जंप किया था ना इसके पहले फर्स्ट टाइम, तो इसके बाद अब जो भी लिखा है कर्सर आपका वहां पे जंप करेगा। कब, जब वो अपने ये फंक्शंस का काम पूरा कर लेगा। ओके, तो उसने 9 आंसर दे दिया। 9 आंसर देने के बाद फिर से वो आया, तो उसने जंप किया फंक्शन की, ये जो फंक्शन इसने पहले कॉल किया था ना उसकी नेक्स्ट लाइन पे। अब जब नेक्स्ट लाइन पे आए तो a = 8, आप सब जानते हो ये होते हैं वेरिएबल जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। पहले a की वैल्यू क्या थी, जब हम फर्स्ट फंक्शन में थे तब a की वैल्यू 4 थी और b की वैल्यू 5 थी। लेकिन जब कर्सर आपका यहाँ पर आया तो उसने a के अंदर वैल्यू 4 हटा के क्या कर दिया, 8 कर दी, और b की वैल्यू 5 हटा के क्या कर दी, 2 कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेकेंड लाइन फिर मिली, तो a और b यानी ये 8 और 2, a के अंदर वैल्यू कितनी 8 और b के अंदर वैल्यू कितनी 2, तो 8 और 2 वैल्यू को लेके ये वापस से पाइथन पहुंचता है अपने ऐड फंक्शन पर। ठीक है, अब आप समझिए जो 8 है वो यहाँ पे a के अंदर, यहाँ के भी a के अंदर स्टोर हुआ, यहाँ के जो 2 है वो यहाँ के b के अंदर स्टोर हुआ। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, ये जो मेमोरी लोकेशन है ये अलग है, और यहाँ पे हमने लिखे ये मेमोरी लोकेशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसा पास करते हो, आप अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर रहे हो तो इस फंक्शन में भी उन 2 वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए 2 अलग अलग मेमोरी लोकेशन होने चाहिए। यदि 3 वैल्यू पास करते, आप सपोज यहाँ पे a b c 3 होते, तो यहाँ पे 3 मेमोरी लोकेशन होने जरूरी थे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 2 आया, तो अब आप समझिए कि a के अंदर 8, b के अंदर 2, 8 और 2 जुड़ गया, 10 आंसर आया, c के अंदर स्टोर हुआ और c की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो c की वैल्यू आपको यहाँ पे 10 मिल गई थी, देखिए 10 प्रिंट हो गई थी। ओके, अब आप फिर से समझिएगा कि जब काम पूरा हो जाता है फंक्शन का, तब वो कहाँ आता है, यहाँ से उसने जंप किया था जस्ट पहले उसके नेक्स्ट लाइन पे। तो अब a की वैल्यू 3 हो चुकी है, b की वैल्यू यहाँ पे 5 हो चुकी है, और ऐड के अंदर, ऐड फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, a और b, यानी 3 और 5, यानी a और b की वैल्यू कॉल होगी। अब ये a और b की वैल्यू कॉल होगी कहाँ जाएगी, अब आप समझ गए होंगे, ये आ जाएगी अपने ऐड फंक्शन के अंदर। तो रिस्पेक्टेड a से 3 वैल्यू गई थी, b से 5 वैल्यू गई थी, तो यहाँ पे भी a के अंदर 3 और b के अंदर 5 वैल्यू आ गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेमोरी लोकेशन आपने यहाँ बनाए हैं, उतने ही मेमोरी लोकेशन आपको यहाँ पर भी बनाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5 हुआ,
सॉरी, तो यहाँ पे 3 और 5 आया। उसके बाद 3 और 5 ऐड हुआ, ऐड हो जाने के बाद सी के अंदर 8 स्टोर हुआ और 8 जो अंक है, जो 8 नंबर है वो प्रिंट हो गया। प्रिंट हो जाने के बाद अब आप जानते हो फंक्शन कहाँ जंप करता है, पाइथन का कंपाइलर कहाँ जंप करेगा, यहाँ से जस्ट कॉल होके आया उसके बाद, तो यहाँ से कॉल होके गया था तो उसके बाद जंप कर जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं था, प्रोग्राम आपका यहाँ पर एंड हो गया। तो प्रोग्राम एंड हो गया और यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख ही चुके हो, 9, 10, 8 आउटपुट याद रखना, ठीक है। अभी देख रहे ना, आउटपुट ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब आप कहेंगे मैडम ने जो नंबर यहाँ पे दिए, यानी हमने यहाँ से ए और बी के वैल्यू पास किए, तो यहाँ भी ए और बी देना जरूरी है क्या? देखिए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। अगर आपने यहाँ से ए और बी को पास किया है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी 2 वेरिएबल होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। जैसे कि आपने ए और बी को पास किया है ना, यहाँ से ए और बी को पास किया है ना, तो आप यहाँ पे चाहो तो मेमोरी लोकेशन ई और एफ रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ए जैसे आप ऐड ए बी के फंक्शन को कॉल करते हो, तो ये जो वैल्यू है ए के अंदर बी के अंदर, ये वैल्यू कहाँ पहुंचती है? यहाँ पर पहुंचती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं यहाँ पे ए और बी हो, यहाँ पे कोई भी 2 मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि मेमोरी लोकेशन सेम होनी चाहिए। यहाँ 2 मेमोरी लोकेशन है तो यहाँ भी 2 मेमोरी लोकेशन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड देखिए, जो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पहुंच के ए की जो 4 वैल्यू थी वो ई के अंदर स्टोर हो जाएगी और बी की जो 5 वैल्यू थी वो एफ के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एडिशन होगा वो भी आपका क्या होगा, ई और एफ का होगा। इज इट क्लियर? देख लेते हैं कि हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है इससे। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम आंसर आ रहा है, ओके। आप ये जो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन डिफाइन कर रहे हो, ये मेमोरी लोकेशन अलग है, ठीक है। ये अलग वैल्यूज बना रहे हैं और जो मेमोरी लोकेशन आपने यहाँ पे फंक्शन के अंदर डिफाइन किए, ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेम नाम से भी डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेमोरी लोकेशन और ये मेमोरी लोकेशन सेम है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में अगर आपने इस तरीके का दिया है तो ए नाम का और बी नाम के 2 मेमोरी लोकेशन बन रहे हैं, एक तो जो आपके फंक्शन को कॉल करेंगे और दूसरे जो आपकी इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मेमोरी लोकेशन ही चेंज कर देते हो तो उस कंडीशन में भी देखिए मेमोरी लोकेशन आपके अब ए नाम के 2 मेमोरी लोकेशन नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो आप समझ गए ना कि एक तो ए बी नाम का मेमोरी लोकेशन यहाँ बनेगा और एक ई एफ नाम का मेमोरी लोकेशन बनेगा। यानी इस तरीके का जो प्रोग्राम, इसमें 4 मेमोरी लोकेशन बन रहे हैं। अगर आप सेम नाम देते हो तो एक ही नाम के डबल मेमोरी लोकेशन बन जाते हैं, एक ही नाम नहीं देते हो तो सबके सिंगल वेरिएबल बन जाएंगे, ओके। बाकी आप समझिएगा कि यहाँ पे ए और बी का मेमोरी लोकेशन बने और उसने क्या 4 और 5 वैल्यू एक्सेप्ट करी है, लेकिन आगे चलते तो 4 और 5 हटके यानी ए और बी के 2 मेमोरी लोकेशन फिर बन जाएंगे और उनके अंदर 8 और 2 स्टोर हो जाएगा। ये जो उसके अंदर पहले स्टोर था 4 और 5 वो चला जाएगा, उसके पहले 8 और 2 स्टोर हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम जब कॉल होगा तो उसमें 3 और 5 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये कहलाते हैं हमारे वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मेमोरी लोकेशन डिफाइन करना, कॉल बाय वैल्यू आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।